हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग राजस्थान जेएलओ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हम 2013 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आज की डेट में 25 क्वेश्चन हमें पढ़ना है। टोटल हो जाएगा 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 27, 28, 29, 30। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 29। ठीक है, अब बाकी जो है ऑप्शन उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है कर के विषय में। ठीक है, टैक्स के विषय में बात करता है। आपको जब कभी भी टैक्स मिल जाए या कर मिल जाए, आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया, तो आप सीधा जवाब आप देंगे कि आर्टिकल 27 में किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं, अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। इस 28 में आपको दो चीज़ें पढ़ना है। पहली चीज कहा गया कि किन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, जबकि दूसरा पॉइंट कहता है कि किसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो पहला समझिए, किसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हैं, इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जबकि किसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? जो न्यास द्वारा स्थापित हैं, भले ही प्रशासन राज्य करता हो, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्लियर? अनुच्छेद 30 क्या कहता है? 30 ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। क्लियर? ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पथकर संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका राज्य सूची से। आपको पता है टोटल अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। 12 में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरह की सूची बताई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मैंने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है कि संघ में क्या है, राज्य में क्या है, समवर्ती में क्या है। एक बार आप जरूर उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत विधायन की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 247, 248, 249, 250। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 248। ठीक है, अब इसमें एक आपका अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अनुच्छेद 249। इसमें यह कहा गया कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ये 249 में की कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामों निर्देशित किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं? 10, 11, 12, 13। तो कितने हैं? ये आपके 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ये चीज जो है, ये प्रोसेस, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और है, उसका जवाब आप दीजिएगा मुझे। राज्यसभा में नाम निर्देशित किए जाते हैं 12, राष्ट्रपति करता है, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों का नाम निर्देशित किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन का और आप जवाब देंगे, ये मुझे बताइएगा कि राज्यसभा की स्थापना कब की गई थी। ये 2 क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि आप जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चाहे आंसर बता रहा हूं, तो आपके साथ कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम ने आपको हल्के में ले लिया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान है। अब देखिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो छटके फटके होते हैं, तो इनको पढ़ना होता है। और इसी में मैंने आपसे कहा कि आगे पीछे का भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वहीं नोट कर लीजिए उसको, ठीक है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, क्या पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 292, 293, 294, 295। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अनुच्छेद 293, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा उधार लेने का प्रावधान कहाँ बताया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 292, ठीक है। देखिए, यही टेक्निक होती है, हम अपने प्री के क्वेश्चन को कैसे बचा सकते हैं, हम क्वेश्चन की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं, यही सब चीज़ें हैं। 293 क्वेश्चन पूछा, वहीं आपको 292 पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो आने वाले एग्ज़ाम में, आपका जब जेएलओ का एग्ज़ाम है, हो सकता है कि अब की बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत सरकार द्वारा उधार लेने का प्रावधान किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ के नहीं गए हैं, सिर्फ एक ही आपने पढ़ा है राज्यों वाला, इसलिए दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 51 कैपिटल ए में ट को सम्मिलित किया गया है। कब किया गया है, 73वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। अब देखिए यहाँ क्या है, इन सब में शॉर्ट फॉर्मेट पूछा गया, पूरा नहीं बताया गया, लेकिन आपका काम क्या होगा, आप पूरा सन सहित याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा सी, 86वां संविधान संशोधन। पूरा कहें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको अनुच्छेद 51 ए में ट को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी में बनता है कि ये बताइए, ये जो ट आपने सम्मिलित किया आखिर ये है क्या, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसमें यह कहा गया 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ 6 से 14 वर्ष कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये बात कही गई इसमें, क्लियर। अब ये जो पूरी चीज़ें हमने पढ़ी, ये कहाँ है, ये मूल कर्तव्य में ये कहानी चल रही है। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, ये रूस से लिया गया। अब मूल कर्तव्य कितने हैं, तो ये टोटल 11 हैं मूल कर्तव्य, ठीक है। ये मूल कर्तव्य किसको प्राप्त हैं, ये नागरिकों को प्राप्त हैं, क्लियर। इतने क्वेश्चन आपने यहीं से देख लिए। पढ़ एक क्वेश्चन रहे हैं, मगर उस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जैसे नदी एक ही है, मगर उसकी धाराएं विभिन्न प्रकार की हैं, ठीक उसी प्रकार आपका क्वेश्चन चल रहा है इस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 19, 31, 300 क। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, 300 कैपिटल ए में आता है, ठीक है। ये हुई बात, आपसे पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार कहाँ है, आपने ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी में पूछा जा सकता है कि ये बताइए 300 कैपिटल ए जो है ये कब लाया गया, कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको लाया गया, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार ये कैसा अधिकार है, तो आप बताएंगे ये एक संवैधानिक अधिकार है। ये ध्यान रखिएगा, पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये क्या हुआ, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार क्यों है, संवैधानिक अधिकार इसलिए है क्योंकि अभी भी इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, क्लियर। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 14 क्या है, ये समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 31 क्या है, ये निश्चित कर दिया गया, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 43A संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? आपके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन। तो किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब आपको ये देखना होगा कि भाई ये 43 जो कैपिटल ए की बात चल रही है ये है क्या, ये भी देखिए आप। तो इसमें कहा गया उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने की बात की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, संशोधन से, निर्वाचन आयोग से, वित्तीय आपात से। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। क्लियर? हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ है? 352 में। राष्ट्रपति शासन कहाँ है? 356 में। वित्तीय आपातकाल कहाँ है? 360 में। हमारे यहाँ भारत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? तो आपका जवाब होगा नहीं, कभी भी वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ लागू नहीं किया गया है। क्लियर? चलिए अब आप मुझे बताइएगा, जो ये आपातकाल है ये किस भाग में बताया गया है, किस भाग में आपातकाल का प्रावधान किया गया है, ये आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 42, 43, 44, 45। तो सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 44। अच्छा, इसको पकड़ेंगे कैसे? एक ट्रिक देखिए, यहाँ क्या लिखा गया? यहाँ समान शब्द लिखा गया। तो 4 और 4 क्या हैं? ये भाई बंधु हैं। ठीक है, ये भी क्या हैं? ये समान हैं। ये नहीं समान है, ये असमान है, ये असमान है, ये असमान है, लेकिन ये क्या है? ये समान है। 4 और 4 क्या है? ये समान है। इसलिए ये देखिए, ये एक समान जब आए, एक समान सिविल संहिता आपको याद करना है, तो ये 44 हो गया। 44 एक समान। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कभी भूलता है तो ये ट्रिक काम देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल ये देख लीजिएगा। आर्टिकल 43 क्या करता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 45 क्या है? ये करता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा का अधिकार हम लोग देख रहे हैं ना, शिक्षा से संबंधित अभी आप 3 जगह पढ़ेंगे। आप 21A पढ़ते हैं, 45 पढ़ते हैं और वहाँ मूल कर्तव्य में लास्ट 11वां पढ़ते हैं। ठीक है, इन तीनों जगह ही, ये तीनों में आपका 86वां संविधान संशोधन ही लागू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो आप बालकों वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही ये तीनों जोड़े गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 21A की बात हो, आर्टिकल 45 की बात हो, आर्टिकल 11 की बात हो। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण उपलब्ध है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 323 क में, 323 ख में, 350 क में, 350 ख में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 323 क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 1,
2, 3, 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है अनुच्छेद 1 में किया गया है। क्लियर? अनुच्छेद 2 क्या है? 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश के विषय में। 3 क्या कहता है? नए राज्यों के निर्माण के विषय में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति, जिसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MK गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो कौन थे? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये थे। अच्छा, जब आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान में आपके संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं? 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो कब जोड़ा गया है? तो इसका सही आपका जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, आगे आप लिख लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो ये आपका जोड़ा गया है प्रस्तावना में, ये 2 ही नहीं है, 3 शब्द को जोड़ा गया है। कौन कौन? एक हो गए पंथनिरपेक्ष, दूसरा हो गया समाजवादी, तीसरा क्या है? तीसरा आपका हो गया अखंडता। ठीक है, ये आपका तीसरा जोड़ा गया। तो 3 शब्दों को यहां लाया गया है प्रस्तावना में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक संविधान है? ऑप्शन है प्रोफेसर KC वेयर, प्रोफेसर EC एस्वेड, सर आइवर जेनिंग्स, HM सिरवई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपका होगा प्रोफेसर KC वेयर। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा? संविधान कैसा है? अर्धसंघात्मक। लेकिन जब आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है, तो ये किसने कहा? ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संप्रभु कौन है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, हम भारत के लोग। तो कौन होगा? हम भारत के लोग ही होंगे। ठीक है, हम भारत के लोग संप्रभु माने जाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अनुच्छेद 15 विशेष प्रावधान बनाने हेतु राज्य को अनुमति नहीं देता है, वह कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिक, दूसरा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, तीसरा अनुसूचित जाति वर्ग और चौथा अनुसूचित जनजाति वर्ग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। देखिए, यही अनुमति नहीं देता है, बाकी सब देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और शब्द लिखा है नहीं, इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है या नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन का नेचर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। नहीं शब्द है तो ठहर जाइएगा, 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा और उसमें से खोजिएगा। सबसे पहले आप ये खोजेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले जैसे इन्होंने क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अनुच्छेद 15 विशेष प्रावधान बनाने हेतु राज्य को अनुमति नहीं देता है। आप खोजिए क्या देता है और किस चीज़ की अनुमति देता है। तो सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े वर्गों के नागरिक ये देता है, अनुसूचित जाति वर्ग ये देता है, अनुसूचित जनजाति वर्ग ये देता है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ये नहीं देता। ठीक है, आंसर आ गया आपका। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और इसका चलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दंडनीय है?
तो अनुच्छेद 15, 16, 17, 15 का खंड 4, तो सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 भाषण एवं अभिव्यक्ति की गारंटी प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके समस्त भारतीयों एवं विदेशियों को, समस्त भारतीय नागरिकों को, केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, केवल उन व्यक्तियों को जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा समस्त भारतीय नागरिकों को, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या कहता है? नागरिकों को अधिकार देता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 जब आप पढ़ रहे हैं तो जो अधिकार दिए गए हैं उसको आप पढ़िए। उन अधिकारों के तहत जो आपके इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं, रोक लगाई गई है, किन आधार पर रोक लगाई गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म दिखाने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। इसमें क्या होगा? उपरोक्त आपका सभी आपका आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) ख, अनुच्छेद 19(1) ग, अनुच्छेद 19(1) घ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 19(1) ग इसी में प्रदान की गई है। ठीक है, 19(1) का क्या है? ये कहता है वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी बात करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी बात कर रहा है। वहीं अनुच्छेद 19(1) ख जो है ये बात करता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की बात करता है, जबकि 19(1) ख आप पढ़ते हैं तो ये बात करता है भारत की राज्य क्षेत्र में भ्रमण की बात करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 से देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ज़्यादा फोकस करिएगा। आप 19 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? इसी 2013 के पेपर में ही आप देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये पूछा जा चुका है। तो कहाँ की गई है मान्यता? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20 क्लॉज 2, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3। तो किस में की गई है? ये आपका किया गया है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 में किया गया है। 20 का 3 हमने पढ़ा था। ठीक है, 20 का 3 हमने पढ़ रखा है पहले, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। 20(3) से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो हमने क्या किया था? तो 20(1) पढ़ाया था, 20(2) पढ़ाया था, 20(3) पूरा आर्टिकल 20 ही कंप्लीट कर दिया था मैंने आपको पढ़ा के, आपको ध्यान होगा। ठीक है, उसी में दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप चारों क्वेश्चन सॉल्व करिए उसके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में सम्मिलित है जीवित रहने का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उपलब्ध दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। क्या शामिल है? आपके ऑप्शन है विदेश यात्रा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आपका ऑप्शन क्या होगा? इसमें होगा सही ऑप्शन आपका सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात विदेश यात्रा का भी अधिकार दिया गया है और एकांतता का भी अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2। तो क्या ऑप्शन सही होगा? 22 का क्लॉज 1। ठीक है, इसी में कहा गया गिरफ्तारी के कारण जानने का। यदि कोई गिरफ्तार कर रहा है तो आप उस गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है। 22 कहता क्या है ये भी आप जानिएगा। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 22 हमारा 22 क्लॉज 1 क्या है ये हमने बता दिया कि गिरफ्तारी के कारण जानने एवं पसंदीदा वकील करने का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में। वहीं आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में क्या है, यहाँ बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। और ध्यान रखिएगा इस 24 घंटे में यात्रा का समय शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, यही प्रावधान जो यहाँ बताया गया है ये सीआरपीसी में कहाँ है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और जो गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है ये सीआरपीसी में कहाँ है ये भी मुझे आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 25 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।